गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ठीक है, आज जैसा कि टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये लेक्चर नंबर 2 है, सेकंड टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके पहले हमने फर्स्ट टॉपिक करा दिया है जो इलेक्ट्रिक चार्ज के अबाउट है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टीज उसकी क्या होती हैं, कैसे उसको हम क्रिएट करते हैं, यूनिट क्या होता है, वो सब फर्स्ट लेक्चर में हमने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, इसके बाद अब ये जो सेकेंड टॉपिक है ये है लेक्चर 2। इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको कूलम से एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। एक्चुअली ये प्रैक्टिकल फोर्स, ठीक है, प्रैक्टिकल 2 पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स है। तो प्रैक्टिकली इसको एक्सपेरिमेंट किया गया था और उसके बाद इस लॉ को दिया गया था। तो ये जो लॉ है वो बताता है कि जो 2 पॉइंट चार्ज है उनके बीच जो फोर्स लगता है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, किन किन क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है वो ये फोर्स बताता है कूलम्स लॉ। ठीक, तो कूलम्स लॉ ने बताया था कि जो फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज है, पॉइंट चार्जेज, ध्यान देना इस बात को, ये जो है पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं हम, चार्ज बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज ये जो होता है ये दोनों चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, दैट मीन्स एक चार्ज की वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तो जो फोर्स है वो बढ़ेगा, दूसरे चार्ज की वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तो भी वो फोर्स की वैल्यू बढ़ती है। लेकिन जो दोनों का सेपरेशन होता है, जो पॉइंट चार्ज का जो सेपरेशन होता है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, देखिए एफ जो फोर्स है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। मीन्स जो कूलम्स लॉ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि जो फोर्स है वो स्क्वायर, जो सेपरेशन है, सेपरेशन की स्क्वायर के इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसी वजह से इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं कूलम्स फोर्स। कूलम्स फोर्स क्या बताया आपको यहाँ पे, ये बताया कि जो 2 पॉइंट चार्ज हैं उनके बीच का जो फोर्स है, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन, कोई भी हो सकता है, वो जो फोर्स है वो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है और दोनों के सेपरेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो F अगर हम इन तीनों इक्वेशन को, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लें। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 जो फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। चलिए कुछ चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ये जो टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है, NCERT से थॉरली इस चीज़ को मैं करा रहा हूँ। सबसे पहले आपका बोर्ड कवर करेगा, चाहे CBSE बोर्ड हो, ISC बोर्ड हो, उसको कवर करेगा। उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को हम एक्सटेंड करेंगे और JEE एडवांस तक ले चलेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ आप समझते चलिए, जहाँ तक आपको रिक्वायरमेंट हो वहाँ तक आप करिए। आपको बोर्ड की रिक्वायरमेंट है तो बोर्ड तक के करिए, आपको आगे कंपटीशन के लिए रिक्वायरमेंट है तो आप कंपटीशन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं एडवांस तक एक्सटेंड करूँगा। तो अभी मैं आपको जस्ट बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to magnitude of charges and inversely proportional to square of the separation। अब यहाँ पे आ गया हमारा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब आपने देखा यहाँ पे सिंस F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब जैसे आप स्टार्टिंग से क्लास 8th 9th से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है। ठीक है, जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कोई एक कांस्टेंट आता है। अब उस कांस्टेंट को हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाया और यहाँ पे एक कांस्टेंट हमने लिख दिया स्मॉल के, ध्यान देना इस चीज़ को,
स्मॉल के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा स्मॉल के। अब ध्यान रहे ये जो स्मॉल के है, दिस स्मॉल के इज proportionality constant and depends on मीडियम। ठीक, मीडियम पे डिपेंड करता है ये जो कांस्टेंट है ये मीडियम पे डिपेंड करता है। कैसे करता है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, हमने यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंटर कर दिया। अब ये जो है ये मीडियम का कांस्टेंट है, ठीक है, मीडियम पे डिपेंड करता है। ध्यान रहे ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं। ग्रेविटेशन में क्या होता है, ग्रेविटेशन में आपने देखा होगा, ग्रेविटेशन में जो फोर्स होता है एफ जी की बात करें, G(m1 m2) डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स होता है और ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। दिस इज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। जबकि यहाँ देखिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, ये जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो आया है मीडियम पे डिपेंड करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, वो भी आगे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में हम के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं, के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखिए आपने लिखा कि इसकी वैल्यू होती है k = 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये होती है k की वैल्यू। क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक, अब वेयर एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी, अब परमिटिविटी क्या होता है इसको मैं आपको समझा देता हूँ एक लाइन में। परमिटिविटी समझ लीजिए, परमिटिविटी का मतलब ये हो गया कि जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, कितनी लाइंस मीन्स एमिट कर रहा है, कितनी नंबर ऑफ लाइंस एमिट कर रहा है, और मीडियम में कितनी नंबर ऑफ लाइंस परमिट हो रही हैं, वो मीडियम डिफाइन करता है। वो भले कितने नंबर ऑफ लाइंस निकाल रहा है, एमिट कर रहा है, लेकिन मीडियम कितना परमिट कर रहा है उसका परमिटिविटी कांस्टेंट होता है एप्सिलॉन, वो बताएगा कितनी नंबर ऑफ लाइंस निकलेंगी। ठीक है, तो जो परमिटिविटी होता है वो परमिट करता है, मीडियम का कांस्टेंट होता है परमिट करता है। इसकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन = ε0 × ε r, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अब यहाँ ε0 ε r क्या होता है इसके लिए भी लिख लेते हैं। ε0 इज परमिटिविटी ऑफ, दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर और वैक्यूम। ठीक है, तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी है और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर। इसकी यूनिट है 8.85 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर। दिस यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है कि फैरेड पर मीटर किसका यूनिट होता है। तो फैरेड पर मीटर यूनिट होता है ε0 का। डायमेंशन अभी हम देखेंगे, इसको डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे। तो ये ε0 की वैल्यू है 8.85 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर, और इसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। ε r क्या है यहाँ पे, जो ε r है दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। इसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं,
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। कैसे? देखिए, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव यहाँ से आता क्योंकि ये रेशियो है। अगर हमें एप्सिलॉन आर की बात करें तो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स यूनिटलेस, यूनिटलेस है। ये क्वांटिटी क्या है? यूनिटलेस है। दो परमिटिविटी का क्या है? रेशियो है। इसी वजह से इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। रेशियो है, रिलेटिव परमिटिविटी इसीलिए बोलते हैं। के हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसी को एप्सिलॉन आर को ही हम के बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या होता है? इंसुलेटिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इंसुलेटर जो होता है, इंसुलेटर उसकी प्रॉपर्टी होती है, ये बताता है कि कोई इंसुलेटर कितना अच्छा है। ठीक है, उसके लिए के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। जैसे आप डिफरेंट इंसुलेटर, फाइबर, प्लास्टिक और सब सारी चीज़ें, ग्लास, ये सब यूज करते हैं आप। ठीक है, तो एज ए इंसुलेटर, वाटर, ये सब सारी चीज़ें आप यूज करते हैं। एयर हो गया, तो इंसुलेटर के लिए वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है। इसकी वैल्यूज़ हर मटेरियल के लिए अलग अलग होती है, डिफरेंट मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। अगर हम के की वैल्यू की बात करें तो के इज इक्वल टू 1 फॉर एयर और फ्री स्पेस, and k is equal to infinite for metal और कंडक्टर। ठीक है, k is equal to हमने बता दिया आपको, आप नोट कर लीजिए। k is equal to, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे हम कैपिटल k की बात कर रहे हैं, स्मॉल k नहीं है। कैपिटल k है, स्मॉल k नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका k की वैल्यू मैंने फिर से बता दे रहा हूँ, k इज इक्वल टू 1 फॉर एयर और फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के लिए 1 होता है, और k की वैल्यू इनफाइनाइट फॉर मेटल और कंडक्टर। मेटल और कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है उसके लिए k की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो याद रखना, और ये k कोई और नहीं है, एप्सिलॉन आर है। ठीक, तो ये इसकी वैल्यू होती है, इम्पोर्टेंट है। क्लियर हो गया? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आप देखो, ये जो k है, इस स्मॉल k की वैल्यू क्या आई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये आ गई। बट फॉर एयर और फ्री स्पेस, एयर और फ्री स्पेस क्या होगा? ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1, देन एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, देन k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 यूनिट। अब यूनिट हम बाद में देखेंगे अभी। तो k की वैल्यू 1 फ्री स्पेस या एयर के लिए 9 × 10⁻9 यूनिट होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा, क्योंकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो जाएगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, अभी आपने ऊपर पढ़ा इस चीज़ को। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब मैं फोर्स को एक्सपेंड फॉर्म में लिखता हूँ। फोर्स को जो आपने लिखा है उसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखता हूँ। मिटा देता हूँ इसको। देखिए, यहाँ पे जो फोर्स अब आया, फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। किस में है ये है फॉर फ्री स्पेस और एयर। इसके लिए ये वैल्यू आई है, तो इसको हम दूसरे सिंबल F0 से भी डिनोट कर सकते हैं। F0 से या F एयर से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारा फोर्स की वैल्यू हो गई। बट फॉर मीडियम, और इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू क्या होगी? F0 9 × 10⁻9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये F0 की वैल्यू हो गई। अब F मीडियम की बात करें अगर हम, तो F मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आप देखोगे दिस बिकम्स एफ नॉट बाई के। मीन्स एयर वाले में जो फोर्स है, एयर में जो फोर्स है एफ नॉट डिवाइड बाई के। मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स एयर में लगेगा और जो फोर्स मीडियम में लगेगा वो एयर वाले फोर्स का डिवीज़न, एयर वाले फोर्स का डिवीज़न हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब अगर एयर है तो के की वैल्यू 1 हो गया, लेकिन अगर कोई अदर मटेरियल है, प्लास्टिक, फाइबर, कुछ भी है, वाटर है, उसके लिए के की वैल्यू अलग होगी, तो के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ये के की जो वैल्यू है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, याद रखना, के की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और 1। तो हमेशा जो ये एफ मीडियम आएगा ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कम आएगी। इसका मतलब जो एफ मीडियम है दिस इज लेस देन एफ नॉट हमेशा, ठीक है। एयर में जो फोर्स है उससे कम आएगा हमेशा जो मीडियम में फोर्स होता है। दिस इज डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन मीडियम। मीडियम पे आपने देख लिया कैसे डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडियम पे ये डिपेंड किया है 1/k टाइम्स, मीन्स के से कम हो जाता है, के फैक्टर से कम हो जाता है फोर्स। तो पूछा जाता है व्हेन वी इंसर्ट एनी मीडियम बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज व्हाट विल अफेक्ट ऑन द फोर्स, ठीक है, फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा। तो फोर्स क्या होता है, कम हो जाता है। अभी आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, वो भी कम हो जाता है। पोटेंशियल पढ़ेंगे, वो भी कम हो जाता है। क्लियर है। तो सारे 1 बाई 1 करके पढ़ेंगे। तो आफ्टर इंसर्टिंग मीडियम जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, रेड्यूस हो जाता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब इसको हम मिटाने जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो क्या होता है भाई, डिपेंड ऑन मीडियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तो आपने ये देखा एफ जो एम है मीडियम में जो फोर्स है वो एफ नॉट बाई के, या इसी को एफ एयर बोलते हैं, एयर बाई के, एंड दिस बिकम्स रेड्यूस्ड। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। और दूसरा आपने ये वाला फार्मूला एफ नॉट देखा था, ये आया था 9 × 10⁻9 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। क्लियर हो गया। यहाँ तक एक पार्ट आपका कूलम्स लॉ का कंप्लीट हुआ कि मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है आई थिंक आपको पता लग गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। मिटा दे इसको। चलिए नेक्स्ट पार्ट ये है, नेक्स्ट पार्ट कि जो फोर्स है, ठीक है, जो फोर्स है यूनिट कर लेते हैं अभी, यूनिट, ठीक है। यूनिट क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं यूनिट डायमेंशन सब कराते चलूँगा, साथ साथ में आपको कवर होता चलेगा यूनिट डायमेंशन भी, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, एडवांस में पूछा गया है, नीट में पूछा गया है, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है। तो यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर का तो होता ही नहीं है। आपने देखा एफ इज इक्वल टू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके आ जाओ, यह जाएगा 1/4 पाई Q1 Q2 बाई एफ इंटू आर स्क्वायर। ये बनेगा भाई, देखो ये बनेगा। अब Q1 Q2 क्या है, कूलम है, कूलम का स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो क्या यूनिट बना, कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। ये इसका क्या बन गया, यूनिट बन गया, न्यूटन -1 एंड मीटर -2। कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2, ये बन गया इसका यूनिट। अब हम डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन यहीं से फाइंड कर लेंगे। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन देखो, ये कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन यूनिट नहीं होगा।
Q1 Q2 कूलम है, कूलम को हम AT लिखते हैं, Q को क्या लिखते हैं, एम्पियर इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम IT, तो एम्पियर इंटू टाइम AT डिवाइड बाई फोर्स को क्या लिखते हैं, सबको याद होगा भाई, MLT-2 होता है। बेसिक 10 तो आपको याद होना चाहिए। MLT-2 R स्क्वायर है तो इसको L स्क्वायर कर देंगे। अब आप ध्यान से देखो क्या बन जाएगा, M-1 बन गया, L क्यूब है, L-3 बन गया, T-2 T स्क्वायर है, T⁴ बन गया और बन गया A स्क्वायर। दिस इज डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डायमेंशन भी कवर कर दिया, यूनिट भी हो गया। ठीक है, अब आते हैं, क्योंकि फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसको हम वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको करेंगे अब। ठीक है, तो फोर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स इन वेक्टर फॉर्मेट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ध्यान रहे, जो मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ, ये जो फोर्स है ये पॉइंट चार्ज के लिए है, चार्ज बॉडीज़ के लिए नहीं है, पॉइंट चार्ज के लिए है। ये आपके पास एक चार्ज है, दूसरा चार्ज मान लीजिए यहाँ पे है, ये R डिस्टेंस पे है, ये चार्ज था Q1, ये 1 मान लीजिए, ये 2 है, ये चार्ज था Q2, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है R। ठीक, तो अब आपने जो फोर्स लिखा था F इज इक्वल टू फोर्स F बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज, 2 पॉइंट चार्जेज, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यही था। अब ये होता किधर है, ये होता है उसी लाइन में, जिस लाइन जो दोनों चार्ज को कनेक्ट करती है, उसी लाइन के लॉन्ग होता है। अगर हम बात करें, आपने पढ़ा था चार्ज में क्या है, दो सिमिलर चार्ज क्या करते हैं, रिपल करते हैं। अगर हम बात करें इस चार्ज से इस चार्ज पे फोर्स किधर होगा, तो वो इधर होगा फोर्स। और अगर हम इस चार्ज पे इसकी वजह से पूछें तो वो किधर होगा, वो इधर होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। अभी हम ड्राइव करेंगे इसको, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट होता है। तो यहाँ पे जो फोर्स है F K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो गया। दिस इज एलोंग लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज सिस्टम, इनफैक्ट 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। ये हमेशा उसी लाइन के लॉन्ग होगा जिस लाइन में दोनों चार्ज हैं, या दोनों चार्ज को जो लाइन कनेक्ट कर रही है उसी लाइन के लॉन्ग ये फोर्स होता है। ठीक है, जो फोर्स है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, दिस इज अलॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम, उस लाइन के लॉन्ग होता है। इसका मतलब जो फोर्स है इसी लाइन के लॉन्ग होगा। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे करेंगे, तो अब हम यहाँ लिखेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये टॉपिक ये बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बोर्ड में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी यही पूछ लेता है, व्हाट इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, या पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। तो उसको हम अभी यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, आप हेडिंग दे दो, मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ। ठीक है, तो अब देखो कैसे उसको हम कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हमको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। वो कॉन्सेप्ट है यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट, पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। यूनिट वेक्टर कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो वही कॉन्सेप्ट यूज करके हम इसको आगे रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिट वेक्टर कॉन्सेप्ट क्या होता है, ए कैब इज इक्वल टू
वेक्टर ए डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है। तो ये जो वेक्टर ए है इसकी वैल्यू क्या आई, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप, ये इसकी वैल्यू हो गई। क्लियर हो गया? वेक्टर ए क्या आया, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप। अब ध्यान से देखो, अब ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर वेक्टर है, मॉड ए क्या है, स्केलर है, ये वैल्यू क्या है हमारा, स्केलर। तो स्केलर में यूनिट वेक्टर, ध्यान दो इस चीज़ को, यही कॉन्सेप्ट यूज करूँगा। स्केलर में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट में क्या मिला आपको, वेक्टर मिला। इसका मतलब किसी भी स्केलर क्वांटिटी को अगर वेक्टर में कन्वर्ट करना है, किसी भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डायरेक्शन देना पड़ेगा, एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान रहे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने में केवल डायरेक्शन मिलता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर के मल्टीप्लाई करने से चेंज नहीं होता, केवल उसको डायरेक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे वेक्टर ए कैसे बना, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप। मॉड वेक्टर ए क्या है, स्केलर है, ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, मल्टीप्लाई किया दोनों में क्या बन गया, वेक्टर बन गया। ठीक है, तो इस तरह से अब ध्यान दो, अब हम इस फोर्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपने फोर्स जो लिखा है वो लिखा है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दिस इज एलोंग लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट चार्जेस। ठीक, उसके एलोंग है, मतलब इस आर के एलोंग है, इस आर के एलोंग है। तो अब देखो हम इसको क्या कर रहे हैं, वेक्टर एफ इज इक्वल टू, ये क्या है एक्चुअल में, ये मॉड है, ये है क्या, मॉड है। तो मॉड वेक्टर एफ इंटू आर कैप, ध्यान दो, आर कैप, आर क्या है, सेपरेशन है। आर को हम यूनिट वेक्टर में लिख सकते हैं, इसका डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन है तो आर कैप से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आर कैप देखो, जैसे ए कैप है वेक्टर ए अपान मॉड वेक्टर ए, तो आर कैप क्या होगा, आर कैप हो जाएगा वेक्टर आर अपान मॉड वेक्टर आर, एंड दिस इज इक्वल टू वेक्टर आर डिवाइड बाई आर, क्योंकि मॉड वेक्टर आर क्या है, आर है। तो अब यहाँ पे आप रख दीजिए, ये बन गया के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर आर, ये बन गया हमारा वेक्टर। ठीक, अब इसको नेक्स्ट स्टेप में इसको देखो, ये बन गया हमारा, ये लिख देते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में। यहाँ पे वेक्टर एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर क्यूब इंटू वेक्टर आर, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये बन गया हमारा फोर्स इन कूलम फोर्स इन वेक्टर फॉर्मेट। यहाँ तक क्लियर हो गया, कूलम फोर्स इन वेक्टर फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद छोटा सा एक और बचा है, पोजीशन वेक्टर फॉर्मेट। इस लेक्चर को मैं क्लोज कर दूंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सुपर पोजीशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब हम जस्ट क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, मिटा देते हैं इसको। चलिए, कूलम्स लॉ को पोजीशन वेक्टर फॉर्मेट में कैसे करते हैं, क्या हम लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर फॉर्मेट ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का पोजीशन वेक्टर फॉर्मेट, दोनों चार्ज को बना दीजिए आप यहाँ पे इस तरह से। ये 1 है, ये 2 है, ये चार्ज Q1 है, ये Q2 है। ये 1 से 2 को लाइन ज्वाइन कर रही, तो इसको हम R12 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, R12 बोल सकते हैं वेक्टर। ठीक है, अब इनके बीच जो फोर्स है इससे हम लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं, फोर्स 1 और 2 के बीच 2 पे ऊपर जो फोर्स होगा F21 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो F21 जो होगा वो होगा K Q1 Q2 बाई R12 का क्यूब, इनफैक्ट R21 होगा यहाँ, R12 नहीं होगा, R21 का क्यूब इंटू R21, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे कैसे, ये लिखेंगे K Q1 Q2 बाई R21 का, इनफैक्ट इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर देते हैं, R2 माइनस R1 वेक्टर होल क्यूब इंटू R2 माइनस R1। यहाँ पे R2 माइनस R1 नहीं होगा, R21 है ना, R1 माइनस R2, तो यहाँ होगा R1 माइनस R2, और यहाँ पे भी वही होगा R1 माइनस R2। कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन ले लिया, ये वो है रेफरेंस लाइन है, तो ये हमारा क्या है, R1 है, ये क्या है, R2 है। तो आप ध्यान से देखो, R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर प्लस R12 इज इक्वल टू R2। तो R12 क्या आया भाई, R12 आया R2 माइनस R1, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर R2 माइनस पोजीशन वेक्टर R1 क्या आया, R12, मतलब सेकंड वाले में से फर्स्ट, अगर R12 और R21 है तो फर्स्ट वाले में से। देखो यहाँ पे R21 है तो R1 माइनस R2 होगा, R1 माइनस R2 होगा। अगर हमको ये बोला जाए R21 क्या होगा, तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये हमारा फोर्स होता है, ये F21 आ गया। इसी तरह से हमारा F12 आ जाएगा, वेक्टर F12 दिस इज K Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1, इस वेक्टर का क्यूब इंटू R2 माइनस, देखो दिस वेक्टर इज माइनस F21, दैट मीन्स मॉड ऑफ F12 इज इक्वल टू मॉड ऑफ F21। मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो दिस इज पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स लॉ। अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लग रहा हो, तो इसको लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें अगर आप नए व्यूअर्स हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।